नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। आज अभी तक हम लोगों ने जो एनआई क्लासेस की हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 भी क्वेश्चंस कवर करते जा रहे हैं। आज जो है एनआई एक्ट की जो क्लासेस हुई हैं उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर अपन फोकस करेंगे। उसके क्लास में जानेंगे कि एग्ज़ाम में एनआई एक्ट से कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और क्वेश्चंस को जो है सीरीज़ वाइज रखा हुआ है मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, वही मैंने ज़्यादातर रखे हैं। और मेरा जो मेन मकसद है आपके टॉपिक को कवर करवाते हुए उन क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करवाना। और रिवीजन होगा तो आप टॉपिक भी कवर करेंगे, देन रिवीजन भी होगा तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कभी भी आपको अगर सक्सेस या कुछ मिलती है तो उसके पीछे आपका संघर्ष, आपकी मेहनत बहुत होती है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोगों को इतनी मेहनत करवाना है, इतना संघर्ष करवाना है कि आपका इस ईयर जो सिलेक्शन है वो आपसे कोई ना छीन पाए। और दोस्तों, एक और बात थी कि जो अभी मैंने यूट्यूब पे एक चैनल का नाम तो नहीं लूँगा, बट जो है क्लासेस देखी। और वो क्लासेस अगले साल से उन्होंने स्टार्ट करवाई है, नाम तो नहीं लूँगा, बट पढ़ाने का वे मुझे समझ में नहीं आया। फिंगर टिप से उठा उठा के पढ़ा दिया। और फिर उसके बाद क्या है कि आपका जो है पेड क्लासेस भी चलाने लगते हैं। कुछ नॉलेज है नहीं, और पेड क्लासेस में बच्चे जाते भी हैं, वो इतना डीपली पढ़ा देते हैं ऑफिसर मैनेजर लेवल का। और बच्चों को एक तरीके से गुमराह करना होता है। उनकी एक क्लास थी अपना जो है गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर। अटैचमेंट ऑर्डर में उन्होंने बोला कि इनकम टैक्स ही वो जो है जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो भेजता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रेवेन्यू होता है या टैक्स अथॉरिटी होती है, जैसे अपना सेल टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, सीएसटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, और भी ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो टैक्स जो कवर करते हैं, जो गवर्नमेंट ड्यूज़ होते हैं वो कवर करते हैं, वो अपना अटैचमेंट ऑर्डर करते हैं। बट वो क्लास में जो है बच्चों को बस यही बोल रहा है इनकम टैक्स। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर क्लास करवा रहे हैं तो बच्चों का फ्यूचर देख के करवाइए, ऐसे गुमराह मत कीजिए। अगर ऑप्शन आ जाता है वहाँ पर अटैचमेंट ऑर्डर में सेल टैक्स, जीएसटी, सीएसटी या इनकम टैक्स या ऑल ऑल करके, तो लोग तो इनकम टैक्स को ही टिक करेंगे, बट उसमें तो तीनों चारों आते हैं ना टैक्स। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर आप में नॉलेज है तो ही आप क्लास दीजिए, वरना अन्यथा है ना बच्चों का फ्यूचर मत खराब करिए। आप अपनी पेड क्लासेस करवाने लगते हैं, बच्चों को फिंगर टिप से पढ़ा के अपना जो है पेड क्लासेस करवाते हैं, लेकिन उससे क्या है उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा है कि यार आपको नॉलेज नहीं है और आप हर कुछ ही पढ़ा रहे हो, और बाद में पता चल रहा है कि उनका जो एग्ज़ाम में है एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आप उनका एक मार्क्स ख़राब कर रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है ऐसे आप बिना नॉलेज के वीडियो नहीं डालें। वो डालें, अच्छी बात है, आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप फिर बाद में उसको पेड क्लासेस देकर उन लोगों का एक मनोबल भी तोड़ते हो, और आपको नॉलेज उतनी है नहीं। और दोस्तों, मेरे साथियों ने कुछ पूछा था जो व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड होते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्लासेस की फ़ीस क्या है, कैसा क्या। तो मेरी कोई फ़ीस नहीं है। मेरी फ़ीस बस ये है कि आपकी जो मेहनत है वो इस साल मेरे साथ लग कर कीजिए। और अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो या आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो फ़ीस मेरी होगी। आपका सिलेक्शन ही मेरी फ़ीस है दोस्तों, और मुझे फ़ीस नहीं चाहिए। लेकिन आप किसी भी अननोन जो पर्सन है उसको नॉलेज नहीं है और ऐसे गुमराह होकर 1-2 मार्क्स मत गंवाना दोस्तों। मैं ये चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतना डीपली और इतना जो है आपके लिए कॉन्सेप्ट जो इजी वे होता है वैसे समझाता हूँ कि इन फ्यूचर आपको कभी दिक्कत नहीं हो। लेकिन
ऐसे लोगों के पीछे आप अपना फ्यूचर मत ख़राब करिएगा, क्योंकि वो क्लास देखकर मुझे बुरा लगा कि जो पढ़ाने का वे है, बस अगले साल उन्होंने बहुत गंदा किया था कि बच्चों को शुरुआत में क्लासेस दे दी, फिर पेड क्लासेस करवाई थी। उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि अभी आप उनकी क्लासेस देखेंगे ना, तो क्लासेस में हर कुछ ही पढ़ा रहे हैं। उन्हें तो अब तो मेरी क्लास देखते हुए अब तो वो खुशी से एक टॉपिक जिससे मैं लिखता हूँ और वो समझाता हूँ वैसे करने लगी, लेकिन उतना नॉलेज नहीं है तो वो भी नहीं समझा पा रहे हैं। जैसे अभी गार्निश योडा अटैचमेंट ऑर्डर में समझाना था, उन्होंने नहीं समझाया दोस्तों। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। एनआई एक्ट की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करते हैं आज, और जितने ज़्यादा टॉपिक कवर हो सकते हैं क्वेश्चंस उस टॉपिक से वो रखे हैं मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआई एक्ट की जो क्लास अभी तक करवाई हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अगर वो क्लासेस नहीं देखी हों तो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस टॉपिक को थोड़ा डीपली समझाया और उसी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैंने ये अभी कवर करवाएं। जैसे अपना एनआई एक्ट का जो है फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एनआई का। प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आया था, एनआई का आई पूछ लिया था। तो आई जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है इसे। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ एज इट इज़, अगर आप ये क्वेश्चंस अगर मन में अगर ये याद कर कर रख लेंगे तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्योंकि कन्फ्यूज़न करने वाले अलग ही रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश के वे में पढ़ा दें और आपको उनको पेड क्लासेस ही देनी है तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे। और दोस्तों जो मेन मकसद मेरा ये है कि आपको पेड क्लासेस की ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं, बस मेरा मेन मकसद यही है। और यहाँ तक कि बैंक का जो है ट्रेनिंग सेंटर जहाँ से जयपुर से अपना मटेरियल आता है आपकी स्टडी, उनका भी मेन मकसद यही है कि आप लोगों को पेड क्लासेस की ज़रूरत ना पड़े, हम लोग इतना मटेरियल प्रोवाइड करा दें कि पेड क्लासेस जो गुमराह करती है आप लोगों का, आपका फ्यूचर ख़राब करती है, वो ना हो। क्योंकि क्या रहता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती है। आपने चाहे जेआईबी कर लिया हो, एमबीए कर लिया हो या कुछ भी कर लो, ग्रेजुएशन मास्टर, आप 12th बेस भी हो ना, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप क्लियर कर सकते हो। ये एग्ज़ाम्पल मैंने इस ईयर के जो सिलेक्शन हुए हैं ना बैच में, उनको देखा है। जेआईबी करने वाला एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा है, और जो 12th बेस से उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसने एक ही बार में क्लियर कर लिया है। तो ये मैटर नहीं करता है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका क्या है, वहाँ पर ये मैटर करता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कितना पढ़ा है। आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं मैटर करती है दोस्तों, ये मेरा मेन मकसद है आपको समझाना। ये आपको पेड क्लासेस वाले कभी नहीं समझाएंगे, उनको तो और गुमराह करना है कि आप उन लोगों के पास जाएं और उन लोगों से ज़्यादा क्लासेस लें। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े वो पूरे सिलेक्ट हों। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पास भीड़ हो, भीड़ नहीं हो, लेकिन मेरे पास 10 स्टूडेंट आते हैं ना, मैं ये चाहता हूँ मेरे 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हों। मेरे को भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ उनको ज़रूरत पड़ती है बढ़ाने की जिनको आप लोगों से पैसा कमाना है या उनको आपसे लाभ है। मुझे बस आपसे एक ही लाभ है, आपका फ्यूचर अगर बनता है तो मुझे अंदर से जो अंतरात्मा होती है ना, किसी की हेल्प करके एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत मिलेगी कि मैंने जो मेरे थ्रू किसी का भविष्य बन रहा है या कुछ हो रहा है तो मुझे अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और आप लोग फिर दुआ या आशीर्वाद तो ज़रूर देंगे कि आपकी इतनी हेल्प करिए। तो मुझे वो बस वो चीज़ चाहिए दोस्तों, आपका फ्यूचर मत ख़राब कीजिएगा पेड क्लासेस में, क्योंकि पेड क्लासेस में जो मटेरियल देते हैं उससे ज़्यादा मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी एक वर्क चल रहा है आपका, अगर वो सक्सेस हो जाता है तो आपको मॉक टेस्ट जो होती हैं क्लासेस, जो अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में ज़्यादातर मॉक टेस्ट यूज़ होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ में
ऐप पे भी वर्क कर रहा है। अगर हो जाता है तो ऐप में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट मिलेंगी। डिजिटली फॉर्म हो जाएगा। अभी जो है आपको रफली अपना हाथ और पेन से लिखकर पढ़ाना पड़ रहा है, बट दोस्तों उस टाइम डिजिटली पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को इतनी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो है अपना एक चेक को कहाँ परिभाषित किया गया है, ये पूछ लेता है। तो जो है जो चेक को परिभाषित किया गया है वो एनआई एक्ट के अपना सेक्शन 6 में परिभाषित किया गया है। अच्छा दोस्तों, एक बैंक का चेक का पेमेंट करते समय किस सेक्शन धारा में सुरक्षा मिलती है? तो दोस्तों मैंने इसका जो है 85 अपना कर दिया था, तो कुछ दोस्त जो है कंफ्यूज बहुत हो रहे थे और ये हो गया था मुझसे ही गलती से। बट इसका जो है एनआई एक्ट सेक्शन 131 में कवर होता है। जितने भी जो चेक आते हैं और जो बैंक पेमेंट करता है उनको जो है सुरक्षा प्रोवाइड कराता है इस सेक्शन के थ्रू। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और जो क्वेश्चंस है, इसमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हो तो आप है ना क्लासेस जाकर ज़रूर देखिएगा। आपके ये क्वेश्चन से पहले बहुत हेल्पफुल होगी और साथ में आपका एक रिवीजन भी होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, सभी ये सोचते हैं कि चेक है, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट भी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, चेक्स भी होता है। क्वेश्चंस कभी आ जाता है जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीनों ऑप्शन दे दिया और फोर्थ दे दिया ऑल ऑफ अबोव। अब आप तो यही सोचेंगे कि चेक है, बट चेक नहीं है। प्रोमिसरी नोट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपका जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो होता है, और अपना चेक भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो दोस्तों इतना जो है डीपली मैंने क्लासेस में आपको कवर करा है, एक बार क्लास ज़रूर जाके देखिएगा। आपका बेस के साथ साथ ये क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें बहुत इजी वे के तरीके से समझाया मैंने आपको, लिख कर नहीं कि देख कर या वैसा कुछ नहीं है। आपको बहुत इजी तरीके से, जैसे अपन बात करते हैं किसी से तो कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं, तो जितना इजी आपके माइंड में वो क्वेश्चन जा सकें बहुत इजी वे में, वो आपको मैंने वहाँ पे कवर कराए। जैसे एनआई एक्ट कब लागू हुआ, तो एनआई एक्ट जो है 9 दिसंबर 1881 में अपना जो लागू हुआ। और ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने आपको रखे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। चेक का भुगतान जो है चेक का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चेक किसके द्वारा लिखा जाता है? तो चेक जो है ड्रॉअर के द्वारा लिखा जाता है। दोस्तों ये भी मैंने जो ड्रॉअर ड्रॉई पे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल एक आध क्वेश्चंस में आता ही है। और इसमें से जो है मैंने क्वेश्चंस भी इसलिए रखे हैं कि आपका रिवीजन हो जाए। जो चेक को ड्रॉ करता है, उससे जो लिखता है उसे ड्रॉअर कहते हैं। वो कौन होता है दोस्तों? अकाउंट होल्डर होता है। चेक का भुगतान कौन करता है? चेक का भुगतान जो करता है वो ड्रॉई करता है। ड्रॉई जो होता है वो बैंक ही होता है, और कोई होता ही नहीं है। और चेक का भुगतान जो लेता है उसे कहते हैं पे। ये क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों ऐसे ही, चेक का भुगतान कौन ले सकता है, या जो है चेक का भुगतान कौन करता है, चेक को कौन लिखता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पेई कौन रहता है? जो पेमेंट रिसीव करता है। वो ड्रॉअर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पेई उसे कहते हैं जो चेक का जिससे भुगतान मिल रहा है वो पेई होता है, पेमेंट रिसीव जो कर रहा है। और जो है चेक का भुगतान जो करता है, कौन करता है? वो ड्रॉई करता है, वो होता है बैंक, है ना। और जो चेक को लिखता है वो होता है ड्रॉअर। ड्रॉअर मीन्स अकाउंट होल्डर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बैंक द्वारा जारी नगद आदेश मीन्स पे ऑर्डर कितने समय तक वैध होता है? जो अपना पे ऑर्डर होता है वो होता है 3 मंथ तक के लिए वैध होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको पे ऑर्डर दे दिया, चेक की वैलिडिटी दे दी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इस ये टॉपिक मैंने इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखा है कि आपको क्वेश्चन जो है आपको याद रहे। एक चेक के ऊपर रविवार के दिन की तारीख लिखी हुई है, जैसे 30/8/23 लिखी हुई है, उसका भुगतान कब होगा, डेज करके भुगतान कब होगा। तो दोस्तों कभी भी अगर कोई चेक किसी ने इशू किया है और लास्ट डेट के दिन वो हॉलीडे पड़ जाता है या रविवार पड़ जाता है,
रविवार मोस्टली इम्पोर्टेंट है, रविवार पड़ जाता है, तो जो नेक्स्ट दिन होता है उसमें पेबल हो जाता है वो, उसमें काउंट नहीं होता है आपका जो 3 मंथ या 90 डेज जो होता है वो कवर नहीं होता है इसमें। लेकिन जो है अपना इसमें नेक्स्ट दिन, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं, 29, 60, 28 है ना, और 31, तो इसका आंसर जो होगा 31 होगा दोस्तों। ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और आपका माइंड चेक करने के लिए एग्जामिनर है ना इस टाइप के क्वेश्चंस रखता है, तो मैंने भी आपके थोड़ा बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं। और क्लासेस कवर कराते हुए मैं अभी जो है लाइव क्लासेस भी कराऊंगा, उसमें पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस में जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उस टाइम में आंसर आप लोगों से पूछूंगा। वो क्लासेस जो होंगी 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी। अभी जो है शॉर्टली आपके बेस के लिए मैं क्लियर करा रहा हूँ। ये बेस अगर आपका क्लियर हो जाता है, जब अपना लाइव क्लासेस में रिवीजन होगा, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठे होंगे उस टाइम आप पूरे टॉपिक कवर करके रिवीजन कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपसे कोई भी कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो आप इजी में बतला सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मेन मकसद यही है, डीपली ना पढ़कर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आप प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम मैंने 15 क्वेश्चंस कराए तो आप देख सकते हैं, इतना इजी वे रहता है। जो पढ़ाते हैं और जो गुमराह करते हैं आप लोगों को, वो बहुत आप लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो दोस्तों उन लोगों के साथ अपना फ्यूचर ख़राब मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक एक नंबर बहुत मायने रखाता है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जैसे ये पूछ सकता है, एनआई एक्ट में प्रोमिसरी नोट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों ये सेक्शंस जो हैं मैंने कवर कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे हों तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो सेक्शन जो क्लासेस में नहीं होंगे, आप लोगों के लिए नए होंगे, तो इसको ज़रूर आप कवर करिएगा और साथ में आपके माइंड में सेट कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो एनआई एक्ट में प्रोमिसरी नोट किस सेक्शन में डिफाइन किया है, तो वो किया गया है एनआई एक्ट के सेक्शन 4 में। जो प्रोमिसरी नोट है उसको डिफाइन किया गया है। एनआई एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो वो किया गया है सेक्शन 5 में, जो एनआई एक्ट है अपना उसमें। नेगोशिएबल क्या होता है दोस्तों, ये को अगर आपने क्लासेस देखे होंगे तो मैंने डिफ़ाइन कराया है इतना डीपली और इतना इजी वे में, कोई आपको नहीं समझाएगा कि नेगोशिएबल आपको क्या है, किसको कहा जाता है। तो नेगोशिएबल जो होता है, ट्रांसफरेबल एक पार्ट होता है जिसको आप ईज़िली किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेगोशिएबल उसका होता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आप इजी तरीके से आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसे ही कहा जाता है। इतना इजी वे में कोई नहीं बतलाएगा, बस उनको एक ही थ्योरी याद रहती है जो उनको लिखा रहता है, बस वो चीज़ें पढ़ाना। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है आपको पढ़ने के साथ साथ इतनी नॉलेज हो कि कभी भी आपसे कुछ कभी कोई पूछता है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो। और अब मुझे आपको रट कर नहीं आपको पास कराना है, मेन मकसद मेरा ये है कि जितना आपके बेस क्लियर कर सकूं, वो बेस अगर क्लियर हो तो आप अच्छे अच्छे जो है नॉलेज पर्सन, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। उनके सामने आपकी रेपुटेशन अलग होगी अगर आप ये चीज़ें अगर डिस्कस करेंगे। उन तक को भी ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, उनको बस थ्योरेटिकल पता होता है कि थ्योरेटिकल ये है, बट इसका मीन्स ये भी होता है दोस्तों। तो प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी डिफाइंड होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी डिफाइंड होती है। तो इसमें जो है
टू पार्टीज इंक्लूडिंग होती है, एक होता है मेकर और दूसरा होता है बेनिफिशरी। ये टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, जैसे उसकी पार्टी पूछ ले, पार्टी नहीं तो प्रोमिसरी नोट को जो बनाता है उससे क्या कहा जाता है, तो उसको ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन में मेकर, बेनिफिशरी या ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन बहुत सारे दे सकता है। तो आपको ये पता हो प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी होती हैं, पहला होता है मेकर, जो अपना प्रोमिसरी नोट जो बनाता है उसे मेकर कहते हैं, और जो सेकंड होता है बेनिफिशरी, मीन्स जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, एक वो होता है। अच्छा, प्रोमिसरी नोट में कितने दिन की अधिकतम छूट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में आते हैं किसी न किसी फॉर्म में, या इस फॉर्म में ले लीजिए या क्वेश्चंस के फॉर्म में, कि आपको डेट दे दी है कि प्रोमिसरी नोट ये अपना कब लगेगा। तो उसमें जो है जो टाइम पीरियड रहता है प्रोमिसरी नोट का, चाहे वो 1 मंथ हो या 2 मंथ हो या 3 मंथ हो, तो प्रोमिसरी नोट का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। उसमें प्रोमिसरी नोट में ये मेंशन कर दिया जाता है, अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा प्रोमिसरी नोट, लेकिन एक बार मैं डिफाइन करा देता हूँ। प्रोमिसरी नोट वो होता है जो अपन किसी से प्रॉमिस करते हैं, उसके बिहाफ पे अपन प्रोमिसरी नोट जारी करते हैं। और प्रोमिसरी नोट में टाइम बॉन्डिंग की समय सीमा नहीं होती है। अब मेरे पास अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो मैंने 1 साल का प्रोमिसरी नोट दे दिया, या 3 महीने का, या 1 महीने का, तो जब भी आप वो प्रोमिसरी नोट अगर वो जो है बेनिफिशरी जो लगाएगा, तो वो उसकी डेट से 3 डे एक्स्ट्रा बाद पेबल होगा, है ना दोस्तों, यह लगेगा। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। अच्छा, बी ओ ई का ई क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनते हैं, और जो बनते हैं डिफ़िकल्ट वो ऐसे ही बनते हैं। प्रोमिसरी नोट में कितने दिन की अधिकतम छूट है, तो 3 दिन की है। इसको आपको क्या थे वैसे थोड़ा डिफाइन कर देगा अपना, उसमें और ज़्यादा डीपली दे देगा, जैसे प्रोमिसरी नोट है, इस तारीख को आया है और इस तारीख को जो है लगेगा। अब ये बतलाइए कि पेबल कब होगा, तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा प्रोमिसरी नोट में 3 डे एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप उस क्वेश्चंस को जवाब नहीं दे पाएंगे। आप तो यही सोचेंगे कि 3 मंथ बाद होगा, उसमें नोट तो दिया है 1 साल बाद होगा, तो आप अगले दिन की 1 साल की डेट पर टिक कर देंगे। बट दोस्तों उसमें 3 डेज़ का एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिलता है, उसके बाद पेबल होता है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अच्छा, बी ओ ई का जो है ई स्टैंड क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है इसे, तो इसका एक्सचेंज है। बी ओ ई में कितनी पार्टी होती हैं, तो दोस्तों ये बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो क्लास जाकर ज़रूर देखिएगा, मैंने पूरा अच्छी तरीके से कवर कराया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती है, लेकिन वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको रखे हैं। अगर आपने नहीं देख पाए तो इससे आपको 50% कवर हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ अगर आप क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं तो आप एक बार क्लासेस ज़रूर जाके देखिएगा। उससे क्या है कि आपका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और उसके बाद आप ये जो है अपना क्वेश्चंस की क्लासेस देखेंगे तो आपका एक तरीके से रिवीजन होगा, और आपको पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो है न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आइए, अब बीओआई में कितनी पार्टी होती हैं, तो ये होती हैं 3। बीओआई बनाता कौन है, तो ये जो है बीओआई ड्रोअर बनाता है। अच्छा, बीओआई का ड्रोई किसे कहा जाता है, तो जो बीओआई का होता है ड्रोई कहा जाता है बैंक को, जो फाइनल होते हैं उन्हें। और दूसरा, ये गारंटी प्रोवाइड कराते हैं आपको बीओआई। अगर बीओआई का आपको नहीं पता हो तो क्लासेस जाकर देखिएगा, मैंने इसको डिफ़ाइन किया है बीओआई का है क्या, और इसमें कैसी क्या पार्टी होती हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। आइए क्लास स्टार्ट, जो क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 21, चेक का भुगतान कौन ले सकता है, तो चेक का भुगतान दोस्तों
दो लोग ले सकते हैं, जो ड्रॉअर होता है जो खुद ड्रॉ करता है वो भी ले सकता है, और वो जिस थर्ड पार्टी जो चेक देगा या इंस्ट्रूमेंट देगा, वो जो पेई होता है वो भी भुगतान ले सकता है। तो दोस्तों कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसलिए आप लोगों के सामने ये दो रख दिए हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आता ही है चेक का भुगतान कौन ले सकता है। तो वहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दे दे ड्रॉअर, पे, फिर एक और दे दे ड्रॉई, है ना, और उसमें ए बी करके दे दे, ऑप्शन ए बी सही है या ऑप्शन ए जो है तीनों सही है या इनमें से कोई नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बना के दे दे। तो आपका जो है बेस अच्छी तरीके से होना चाहिए, इसलिए मैं एग्जांपल के साथ आपको क्वेश्चंस बतला रहा हूँ। जो चेक का भुगतान होता है, जो चेक लिखता है वो भी पेमेंट ले सकता है, जो चेक को ड्रॉ करता है अकाउंट होल्डर, और जो थर्ड पार्टी होती है जिसके नाम पर चेक होता है या जिसको वो चेक दे रहा है, वो भी इस चेक का पेमेंट ले सकता है दोस्तों। अगर क्लासेस नहीं देखी हों तो क्लासेस ज़रूर जाके देखिएगा एनआई एक्ट की, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया है कि चेक के जो फॉर्म्स होते हैं कौन क्या ले सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक का भुगतान कौन नहीं ले सकता, तो वो होता है ड्रॉई। ये क्वेश्चंस भी मैंने इसलिए रखा है, ये थोड़ा ट्रिकी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस भी जो है डिफ़िकल्ट लगते हैं कि हार्डली आ गया, बट इजी क्वेश्चंस रहते हैं अगर आपका बेस मजबूत हो। जैसे मैंने बतलाया है, ड्रॉअर पे ही भुगतान ले सकता है, ड्रॉई जो रहता है बैंक ही रहता है। बैंक कब ले सकता है, जब उसकी ड्यूज़ हो या पेमेंट हो या लोन हो, उसे उस कंडीशन में अगर अकाउंट होल्डर हुआ तो वो बैंक के नाम पर चेक देगा। बैंक के नाम पर भी चेक देगा तो बैंक में नहीं जाएगा दोस्तों, उसके अकाउंट या जो ड्यूज़ है उसमें जाएगा। बैंक कभी भी है ना भुगतान का चेक नहीं ले सकता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये जो है इतना बेसिक और इतना इजी वे कोई नहीं बतलाएगा दोस्तों। उन जो आपको क्लासेस देते हैं वो आपको बस गुमराह करते हैं, आपको इतना डिफ़िकल्ट वे में पढ़ाते हैं और इतना डिफ़िकल्ट वो चीज़ें, उनका मेन मकसद यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह करें, और गुमराह के साथ साथ आप उनकी बातों में आकर उनकी पेड क्लासेस लें। लेकिन पेड क्लासेस में जाकर अपना फ्यूचर ख़राब मत कीजिएगा, जितना हो सेल्फ स्टडी कीजिएगा और अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। एग्ज़ाम आपका जो है बहुत इजी रहता है और आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, आपको किसी पेड क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़े। ये मेन मकसद मेरा ये है, और आपको जितना हो सके उन पेड क्लासेस से ज़्यादा मैं मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। वो क्या है, 4 दिन की क्लास देंगे, मटेरियल दे देंगे और आपके ऊपर छोड़ देंगे। मैं आपको 3 महीने हुए, 4 महीने हुए कंटिन्यू आपको क्लास दूंगा, चाहे मुझे शॉर्टली वीडियो में क्यों ना बना कर देना पड़े, बट मुझे ये मेन मकसद है आपको पूरे टॉपिक, आपका पूरा बेस जो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सकता है ए टू जेड मुझे आप लोगों को कवर कराना है, और वो भी ईजी वे में। इतना नहीं कि जो क्वेश्चंस इजी है, वो इंग्लिश में जो पेड क्लासेस होती हैं वो क्या है, आपको क्वेश्चंस जो हैं आप देखिएगा उनकी पेड क्लासेस, उसका बेस है ना बहुत इजी रहता है क्वेश्चंस का, और वो जो है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस घुमा कर बतलाते हैं, और एक तो इंग्लिश फॉर्म में बतलाते हैं कि आप है ना उनके ट्रिक ही नहीं समझ पाए, आप ये सोचें कि बहुत हार्ड है एग्ज़ाम। वो क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, जैसे चेक का भुगतान कौन नहीं ले सकता, वो इतना इंग्लिश ही में, कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है दोस्तों, तो वो इतना ज़्यादा क्वेश्चंस को इंग्लिश में डिफाइंड उसके वर्ड्स जो होते हैं वो रहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम का जो होता है अपना पैटर्न, एक इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों, तो आप उसको हिंदी में भी जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको पेड क्लासेस वाला कभी नहीं बतलाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बतलाई तो उसकी दुकानें बंद होगी ना, उसको बस आप लोगों को गुमराह करना है। वो गुमराह कर कर आप लोगों से क्या है, पैसे लूटना है, और आप लोग उनके पास जाकर अपना फ्यूचर ही ख़राब करेंगे दोस्तों। तो क्या क्लास स्टार्ट करते हैं उन लोगों के पास ना जाकर, अपना फ्यूचर ख़राब ना कर कर इस साल आपका जो है सिलेक्शन चाहता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं इस बार जो है आपका 1 नंबर, आधा नंबर, जो रहता है 5 नंबर, 2 नंबर, वो रहने से इस बार मैं मुझे सुना ही ना दे, ये हो कि मेरे को ज़रूरत ही ना पड़े इस नंबर की।
मेरिट लिस्ट कहीं पे भी जाए, इतनी मेहनत करनी है और इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरिट लिस्ट कहीं पे भी जाए, इस बार मुझे अपना सिलेक्शन लेना है। कुछ भी हो, मैंने पूरे टॉपिक कवर करे, पूरा जो है एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा पढ़ा है और मैं इस साल अपनी सीट लूँगा। मुझे ये कॉन्फिडेंट और आपकी मेहनत साथ चाहिए, और आपका सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ कैसे नहीं होता है। और जो पेड क्लासेस वाले हैं वो कभी गारंटी नहीं लेते हैं। बस मुझे एक आपसे चीज़ चाहिए, आपकी मेहनत, और मेहनत ऐसी कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है और उस चीज़ को कवर कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जो है मेहनत करेंगे और बेस के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि दिमाग जो है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज रखेंगे, जो मैं आपको बेस समझा रहा हूँ। अगर आप दूसरी क्लासेस करेंगे या कुछ ज़्यादा आपको नॉलेज के लिए, नॉलेज एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने बतलाया ना कि आपने एमबीए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, या आपका जीआईबी कर लिया, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्वेल्थ बेस वाला भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है एग्ज़ाम। तो मेरा मेन मकसद यही है, आपका ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने इतना डीपली पढ़ लिया, उसका इतना डीपली सिलेबस। आपको ये समझना है कि सब स्टाफ टू क्लैरिकल का एग्ज़ाम है आपका, ना कि ऑफिसर टू मैनेजर का है या क्लर्क टू ऑफिसर का है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। जो नौसिखिया होते हैं वो आपको कुछ भी पढ़ा देंगे और आपका फ्यूचर ख़राब कर देंगे। अगर मेरे साथ लगकर मेहनत कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता इस साल आपका 1 नंबर या आधा नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर से रहे। मैं ये चाहता हूँ कि आपका 1 या 2 नंबर की ज़रूरत ही ना पड़े। माइंड में ये ऐसा सेट करना है कि आपको 1 या 2 नंबर या 5 नंबर या 10 नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और ये कोई भी क्लास कराने वाला नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको जो है आप लोगों को लूटना है, उनको गुमराह करना है। तो उन लोगों से दूर बच के रहिएगा, बस मेरा मेन मकसद यही है दोस्तों। और बैंक का भी यही मकसद है, जो बैंक के ट्रेनिंग सेंटर हैं, कि आप लोग जो है पेड क्लासेस की तरफ रुख ना करें, क्योंकि वो लोग आपका फ्यूचर और पैसे दोनों बर्बाद करते हैं दोस्तों। तो जो है आप लोगों के हाथ में आपका भविष्य है। अगर आप लोगों को, अगर उनसे अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरे साथ अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेरी बस एक ही शर्त है, एक आपकी मेहनत, और दूसरा किसी भी थर्ड पर्सन के चक्कर में अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ दिन रात एक कर रहा हूँ, 3-3 बजे तक वीडियो बनाता हूँ, सुबह उठ के 6 बजे फिर एडिटिंग करता हूँ। मैं नहीं बतला सकता आप लोगों के साथ मैं भी कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत अगर ये बेकार जाती है तो मुझे बहुत दुख होगा दोस्तों। आप लोगों से ज़्यादा मुझे दुख होगा कि आप लोगों का सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया या 2 नंबर से रह गया है, क्योंकि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आपके सिलेक्शन में इस साल आपको नंबर की नीड ही ना हो। आइए जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये भी होता है कि चेक में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है, ये भी पता होना चाहिए। तो चेक में जो है 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। पहला होता है ड्रॉई ड्रोअर, दूसरा होता है ड्रॉई, और तीसरा होता है पेई। ड्रोअर होता है जो चेक बनाता है, ड्रॉई होता है बैंक, और पेई होता है अपना जिसको चेक का भुगतान मिल रहा है। दोस्तों ये चेक का जो है मैंने अच्छी तरीके से क्लास में कवर कराया। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो क्लासेस जाकर ज़रूर देखिएगा। और जो है अपना ऑर्डर चेक होता है। ऑर्डर चेक क्या होता है ये आपको पता है दोस्तों? आपके लिए ये क्वेश्चंस है। हाँ, आप एक बार जो है, मैंने इसके आंसर नहीं लिखे हैं, और आप लोगों को जो है आपको एग्जांपल जो आंसर देना है, बट मैं इसमें दे देता हूँ। ऑर्डर चेक वो चेक होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी को ऑर्डर दे, मीन्स बैंक को ऑर्डर दे कि मैं इसको इस अकाउंट में जमा करना चाहता हूँ, या इस नाम के पर्टिकुलर इसको जो है भुगतान करना चाहता हूँ। अच्छा, बियरर चेक जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? बियरर चेक जो होते हैं एक कोरा चेक होता है, जिसमें जो रहता है अपना अकाउंट होल्डर पूरा उसमें ना अपना जो है अमाउंट लिख देगा, साइन कर देगा, पूरा फिलअप किया हुआ। बस जो पेई होता है, बियरर होता है, वहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, कोरा है। तो वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी के भी हाथ में हो, किसी के भी हाथ में हो, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या कोई भी हो,
वो उसको पेबल होगा, क्योंकि उस पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा ही नहीं है किसके नाम पर। तो वो चेक जिसके भी हाथ पर होगा वो भुगतान के लिए पेबल होगा। वो चाहे राम ने श्याम को दे दिया, श्याम ने देखा उसमें कुछ है नहीं, श्याम ने उठा कर थर्ड पार्टी को दे दिया, वो थर्ड पार्टी ने फोर्थ पार्टी को दे दिया, तो वो चलता ही रहा। तो इसमें बीआरएस जो चेक होते हैं उसमें मेंशन ही नहीं होता। बस फर्स्ट जो अकाउंट होल्डर होता है उसने फिल करके दे दिया, नाम कुछ मेंशन नहीं किया पे की जगह या बीआरएस की जगह, और वो चलता गया। उसमें नाम भी नहीं लिखा हुआ, उसने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे। तो बीआरएस चेक ये होते हैं दोस्तों। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो क्लासेस जाकर देखिएगा। मैंने ये जो है टॉपिक आपको बहुत कवर कराए हैं उसमें। और क्रॉस चेक किसे कहते हैं? क्रॉस चेक जो होता है आपका अकाउंट में जो है जो चेक है, अब उसमें दो लाइन खींच दी जाए या एक लाइन खींच दी जाए, इसे भी क्रॉस चेक कहते हैं। अच्छा, स्पेशल चेक किसे कहते हैं? स्पेशल चेक जो होते हैं उसमें जैसे दो लाइन खींचकर उसमें मेंशन कर दिया एसबीआई, या जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम तो लिखा हुआ है लेकिन उसको अपन चाहते हैं कि एसबीआई के अकाउंट में जाए, पीएनबी के अकाउंट में नहीं जाए। या मैं लिख दूं पीएनबी के अकाउंट में जाए और एसबीआई जो है उसके 10 खाते हैं, अब मैं चाहता हूं कि उसकी पीएनबी के खाते ही में जाए, पेबल हो। तो इधर स्पेशल अपन जो है स्पेशल क्रॉसिंग कहा जाता है, इधर पे मेंशन कर देते हैं उसको, तो वो पेबल होते हैं। अच्छा, जो जनरल क्रॉसिंग होती है, जो क्रॉस चेक होते हैं उसमें जो है नॉर्मल अपन लाइन खींच देते हैं बस। उसमें ये होता है कि ये अकाउंट पे पेबल होगा या इसको ऐसे कर दिया तो क्रॉस चेक हो गया, है ना। और जो रहता है स्पेशल क्रॉसिंग जो होती है उसमें ये दोस्तों रहती है, एनआई एक्ट में पेमेंट का ड्यू कोर्स किस धारा में है? एनआई एक्ट में जो पेमेंट ऑफ ड्यू कोर्स है वो सेक्शन 10 में है, डिफाइंड है दोस्तों। अगर आपने सेक्शन की क्लासेस नहीं देखी हो तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, पूरी क्लासेस कवर कीजिएगा एनआई एक्ट की, और ये क्वेश्चंस बाद में कवर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चंस ज़्यादातर मोस्टली बनते हैं, और मेरा मकसद यही है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको नॉलेज हो और उस चीज़ में मैं पढ़ाऊँ कि एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस है इसी बेस से ज़्यादातर बनते हैं। चेक के अमाउंट जो फिगर में अलग है और वर्ड्स में अलग है, तो आप किस में पेमेंट करेंगे? तो जो दोस्तों उसमें वर्ड में जो अमाउंट लिखा हुआ है, जो वर्ड में लिखा रहता है, तो उसी पर जो रहता है आप पेमेंट करेंगे। और जो है लॉज के अकॉर्डिंग भी आपको जो सुरक्षा प्रोवाइड कराई है वो वर्ड्स में, या किसी ने लिख दिया 9,000 वहाँ पर और वर्डों में लिख दिया 9 लाख, एक आध ज़ीरो उसने बढ़ा दिया या कम कर दिया और आपने वर्डों में सही किया, और कल को वो बैंक के अगेंस्ट या आपके अगेंस्ट अगर कुछ एक्शन लेता है तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि आपने जो है रूल्स के अकॉर्डिंग काम किया है। तो इतना डीपली कोई आपको नहीं समझाएगा दोस्तों जितना मैं आपको क्लासेस में समझाता हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि आपके बेस को भी तैयार करना है और आपके नॉलेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13, इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आता ही है क्वेश्चन में। जो इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट होता है वो अधूरा इंस्ट्रूमेंट या चेक कहा जाता है, जिसको इनकम्प्लीट भरा जाता है। जैसे मैंने नाम लिख दिया और वो कर दिया। अच्छा, इन शॉर्ट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन कौन भर सकते हैं? तो दोस्तों एक बार क्लास ज़रूर जाके देखिएगा, मैंने पूरे टॉपिक अच्छी तरीके से कवर कराए और अच्छी तरीके से सब कुछ बतलाया है। तो इसका आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा कि इंशोर्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन कौन भर सकता है। बैंक कभी भी इंशोर्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे आता है उसमें डेट नहीं लिखी है, और बैंक अगर सोचे कि यार इसने तारीख नहीं लिखी है तो आप भरने लगें, तो वो गलत है, वो नहीं भर सकते। या जिसके पास वो चेक होगा वो भर सकता है, जो पेई होता है या जो वो है, या अकाउंट होल्डर, बस दो ही के पास परमिशन होती है, थ्री पार्टीज चेक में होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करा है, एक बार जाकर क्लासेस ज़रूर देखिएगा। आपको नॉलेज के साथ साथ आपका बेस भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। मेरा मेन मकसद यही है कि आपका जो है बेस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन कहाँ मिलती है। अच्छा दोस्तों, ये पहले भी मैंने कवर कराया है शायद, उसमें जो गलती हुई थी तो मैंने इधर पे अलग से एक क्वेश्चन एक बार इसको और मेंशन कर दिया क्वेश्चन को। तो कलेक्टिंग बैंकर को जो प्रोटेक्शन है एनआई एक्ट के सेक्शन 131 में मिलती है दोस्तों। डिसऑनर चेक या बाउंसिंग किस धारा में डिफाइंड है, तो वो है एनआई एक्ट के सेक्शन 138 में। अगर आप क्लास करेंगे ना तो ये डिसऑनर चेक और बाउंसिंग का मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कराया है, इसमें कैसा क्या होता है। एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, इतना डीपली और इतना इजी वे से कोई किस क्लासेस में आपको डिफाइन नहीं कराया गया होगा जितना मैंने इजी तरीके से आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि आपके बेस के साथ साथ आपका नॉलेज भी अच्छा हो, मैं ये चाहता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 33 है, चेक डिसऑनर या बाउंस होने पर क्या प्रावधान है। मीन्स अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है, उसमें क्या प्रावधान है। तो उसमें जो है डिसऑनर पर 2 साल की जेल है, और जो भी चेक का अमाउंट है उसका 2 गुना अमाउंट आपको भुगतान करना पड़ेगा, ये प्रावधान है। अच्छा, सीटीएस जो है उसका भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे फुल फॉर्म पूछ लेता है सीटीएस में। टी क्या डिफाइन करता है या एस क्या डिफाइन करता है, तो इसको बोलते हैं चेक, है ना। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रंकेशन जो होता है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, ये आपको जो है याद करके रखने हैं। सीटीएस कब लागू हुआ, सीटीएस जो है सन 2010 में लागू हुआ। अच्छा, मैन जो है ये भी हैं जो रखे हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 36, एंटी डेटेड चेक किसे कहते हैं। एंटी डेटेड चेक वो चेक होते हैं जैसे चेक इशू करने से पहले की डेट डाल दी, और पहले की डेट डाल दी बट वो वैलिड कब होगा, 3 मंथ तक ही होगा ना दोस्तों। और जो है अपना पोस्ट डेटेड चेक कैसे कहते हैं, फ्यूचर की कोई सी डेट डाल दी, आने वाली जो डेट डाल दी कि ये आएगी और अपन ने चेक बना दिया, तो वो पोस्ट डेटेड चेक होता है। अगर वो बैंक में लगता भी है तो चेक का आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्लासेस आपको करवाई है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देखिएगा, वो क्लास आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। स्टेल चेक किसे कहते हैं, स्टेल चेक उसे होते हैं जिसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है 3 मंथ, उसे स्टेल चेक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 39 है, भारत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कानून बताए गए हैं। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो हैं आपको रूल्स रेगुलेशन वो बताए गए हैं इंडिया में, वो कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो वो किया गया है एनआई एक्ट के 1881। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जितने मैं आपको 40 क्वेश्चन रखे हैं ना, यही क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं आपके बेस के हिसाब से। इसमें और भी है बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाने को, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ और आपको कुछ भी करा सकता हूँ। बस मेरा जो मेन मकसद है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना। मैं पढ़ाने को तो जेआईबी की क्लासेस आप देख सकते हैं, उसमें कितना डीपली होता है, और मैंने वो भी चीज़ पढ़ाया है। आपको वो पढ़ा दूंगा तो आपके बेस के हिसाब से है ही नहीं ना वो चीज़ें, तो पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं। ज़ीरो रिजल्ट आएगा भी तो उसमें से 50% आना है, और 50% हाई लेवल है। तो मुझे आपको ये नॉलेज नहीं देना है कि आप 50% करके आएँ और 50% से रह जाएं। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो है 100% का है तो 100% में आप 100% ही करके आएँ। क्वेश्चन नंबर 40 जो है लास्ट है, ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होता है। तो जो ब्लैंक एंडोर्समेंट होता है वह वाहक के देह आदेश पर लिखित बनता है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं दोस्तों, ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट ना इजी, बट थोड़ा ट्रिकी रहते हैं। अगर आपका बेस कंप्लीट होगा तो आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं रख लगेगा, वो आप इजी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप जितना डीपली पढ़ते जाएंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ेंगे, तो आप भी जानते हैं फिर हर साल आपके साथ क्या होना है, 1 नंबर 2 नंबर। अगर मेरे साथ लग कर मेहनत कर रहे हैं तो मैं यही चाहता हूँ, बस आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट है, एक आपकी मेहनत और दूसरा आपको कहीं ध्यान नहीं भटकाना है।
क्योंकि पेड क्लासेस वाले आपका बहुत ध्यान भटकाएंगे कि आपको इतना हार्डली पढ़ाते रहेंगे और आप एग्ज़ाम को बहुत हार्डली समझें। तो आप जो प्रीवियस ईयर के जो 15 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनमें उनको जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा कि आपका बेस क्या है, आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको पढ़ना क्या है, उस चीज़ से समझ में आ जाएगा। जो पेड क्लासेस में आपको इतना डिफ़िकल्ट पढ़ा देते हैं ना दोस्तों, वो नहीं आता है। वो आपका बस पैसे कमाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए ये चीज़ें करते हैं कि आपको ज़्यादातर गुमराह करें और चीज़ें बतलाएं, तो आप जो है उनकी बातों में आकर ज़्यादा से ज़्यादा है ना डीमोटिवेट हों, और डीमोटिवेट के साथ साथ उनके चक्कर में पढ़कर पेड क्लासेस लें। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर पाऊँ और आपको पेड क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ा। और चलिए, ये क्लासेस यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नए टॉपिक और नए अपना सिलेबस के साथ नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और